तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के साथ दोस्तों बहुत बड़ा खेला। जी हाँ, आपको बता दें 150 सीट ऐसी है दोस्तों जहां पर प्रत्याशियों को महज 5-5 हजार या 3-3 हजार वोटों से हराया गया है। बताएंगे कहां की है ये 150 सीटें। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केशव प्रसाद हारने के बाद बौखला गए। जी हाँ, बौखलाहट में कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती हराया गया है। क्या बीजेपी के कहने पर ही हुआ ये खेला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, मुस्लिम प्रत्याशियों ने रचा इतिहास, बचा ली आरएलडी और सपा की दोस्तों इज्जत। बताएंगे कैसे बड़े पैमाने पर भाजपा के नेताओं को हराया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये हमारी जीत नहीं बल्कि जनता की जीत है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले आने वाले समय में सरकार को जनता ही जवाब देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का नेक्स्ट टारगेट, जी हाँ, गुजरात, यानी कि दोस्तों मोदी सरकार का गढ़। इसके बारे में आपको बताएंगे। अब गुजरात की और रुख कर दिया केजरीवाल ने। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ, आपात मीटिंग बुला ली है क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के लिए बहुत ही सोचने की और शर्म की बात है कि कांग्रेस न सिर्फ कोई सा राज्य जीतने में असफल रही बल्कि खुद का जो राज्य था वो भी हार गई, वो भी केजरीवाल की तरफ चला गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को करने वाली है साइड। जो बड़बोले केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े बोल बोलते थे, उनकी कैसे बोलती बंद हुई है बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या अब भी वोट कटवा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे अखिलेश की हार पर ओवैसी ने सवाल पूछा है लोगों से। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य की जबरदस्त हार पर अखिलेश यादव का बयान, बोले जो लोग ज्यादा बड़बोलापन बोल रहे थे उनकी करारी हार हुई है। अखिलेश ने कहा कि हम मानते हैं हम हारे हैं, लेकिन उन लोगों की भी हार हुई है जो बड़े बड़े बोल बोलकर जा रहे थे। दरअसल दोस्तों कल केशव प्रसाद मौर्य 7,000 वोट से पल्लवी पटेल से हार गए। पल्लवी पटेल कौन है दोस्तों? समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट। पल्लवी पटेल ने जब दोस्तों 7,000 वोटों से हरा दिया तो केशव प्रसाद मौर्य ने खूब हंगामा किया सिराथू सीट से। वहां पर आग आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जगह जगह चीजें करने पड़ी। यहां तक कि दोस्तों जो बीजेपी ये कहती है कि ईवीएम में तो घोटाला होता ही नहीं है, उस बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे सिराथू से, वो खुद कह रहा है कि भैया ईवीएम में घोटाला किया गया है, ईवीएम में घोटाला कर दिया और यहां से पल्लवी को जिता दिया और केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। जबकि दोस्तों अखिलेश ने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि रो रहे हैं ईवीएम पर, आज वो खुद ही ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों 7,000 वोट कम वोट नहीं होते। 7,000 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य हारे, जो कि उत्तर प्रदेश के कोई ऐसे वैसा चेहरा नहीं दोस्तों, डिप्टी सीएम है। और डिप्टी सीएम की करारी हार का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब केशव प्रसाद मौर्य हार गए तो ऐसे ऐसे नेता कैसे जीत गए दोस्तों जिनको कोई जानता तक नहीं है। समझिए, आप समझिए, आपको बताता चलूं कि ऐसे लोगों की जीत हुई है जिनको ना सिर्फ आप जानते नहीं है बल्कि उनका कोई ये कह सकते हैं कि एक पहचान ही नहीं है, ना लोगों में उनका रुझान था, उसके बाद भी जीत गए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले हार के डर से अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, ये जंग यूं ही जारी रहेगी, ये जंग हमारी नहीं बल्कि जनता और मोदी सरकार के बीच की जंग है। आपको बता दो दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि भले ही चुनाव हार गए लेकिन हिम्मत वही बरकरार है, मोदी सरकार के खिलाफ वैसे ही खड़े रहेंगे। वो बात अलग होगी। राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस अपना एक अलग जो है यहाँ पर वो बनाएगी दोस्तों लुक, और एक अलग उसमें प्रेजेंट होगी। कह सकते हैं कि अब कांग्रेस दोस्तों एक अलग डिसीजन लेने जा रही है, वो अपनी पार्टी को अब मजबूत करने में लग जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस 4 राज्य हार चुकी है दोस्तों,
पांचवा राज्य जो खुद कांग्रेस का ही था, यानी कि पंजाब में सरकार वो केजरीवाल ने हड़प लिया, या फिर यूं कहते हैं कि जीत अपने नाम भारी बहुमत से हासिल की है। लेकिन दोस्तों केजरीवाल धीरे धीरे कर कर कांग्रेस के जो फतेह करे हुए किले हैं उनको अपने नाम करते जा रहे हैं ढेकर। आप देख लीजिए धीरे धीरे कर कर दिल्ली में भी दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार को गिराया और केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली। ऐसे ही दोस्तों पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार को हराया और खुद ने सरकार बना ली। यानी कि दोस्तों अब केजरीवाल उस राह पर चल पड़े जहां पर बीजेपी कांग्रेस सबको आड़े हाथ लेंगे अब। जी हाँ, क्योंकि अगला जो नंबर है वो हम आपको बताएंगे कहाँ का है, लेकिन अभी बात हो रही है दोस्तों कांग्रेस की। अब दोस्तों कांग्रेस ने सीधा सीधा बोल दिया है राहुल गांधी ने कि अब उनकी पार्टी के डिसीजन कुछ अलग होंगे, कई चेहरे बदल दिए जाएंगे दोस्तों मंत्रिमंडल में, कई चेहरों को नया लाया जाएगा। सबसे बड़ा रीजन ये है कि राहुल गांधी को एक ऐसा चेहरे की तलाश है, एक ऐसा चेहरा ढूंढना चाहिए दोस्तों जो ना सिर्फ पूरी कांग्रेस का नेतृत्व कर सके, बल्कि कांग्रेस को एक जल्दी से एक अध्यक्ष की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हारे थे तब उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि ये पार्टी को मजबूत अगर उन्हें करना है तो उन्हें एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुस्लिम नेताओं ने बड़े पैमाने पर की जीत हासिल। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का प्लान हो गया फ्लॉप। आपको बताता चलूं दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने खूब प्लान बनाया, बाहुबली, ये बली वो बली, और मुसलमानों को हराने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों मुस्लिम नेताओं ने भारी बहुमत से बीजेपी नेताओं को न सिर्फ हरा दिया बल्कि भारी बहुमत से जीत भी हासिल की। आपको बताता चलूं दोस्तों आरएलडी और बीजेपी के आरएलडी और सपा के नेताओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको जिन लोगों ने शानदार जीत हासिल की है। सबसे पहला नाम तो दोस्तों आजम खान ही है। आजम खान और दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने भारी पैमाने पर जीत हासिल की है। आजम खान ने तो लगभग 75,000 वोट ज्यादा से जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब्दुल्ला आजम भी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर पाए। दूसरा नंबर आ जाता है दोस्तों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का। इन्होंने भी जो यहाँ पर अपने नाम की जीत दर्ज कराई। वहीं दोस्तों अगला नाम आ जाता है, आपको बताते चले, जो यहाँ पर गुलाम मोहम्मद का। ये आरएलडी के नेता है दोस्तों और इन्होंने लगभग 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तीसरा नाम आ जाता है दोस्तों, यानी कि अगला नाम आ जाता है उमर। जी हाँ, उमर अली खान का। उमर अली खान ने दोस्तों भारी बहुमत से जीत हासिल की है, ये आपको बताते चले यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें 45,000 वोटों से, जी हाँ, मारिया शाह ने अपनी जीत हासिल की है। मारिया शाह दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसे नेता और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों मुस्लिम जिन्होंने जीत हासिल की, अपने नाम की न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बीजेपी का सपना ही तोड़ दिया, और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इन लोगों ने जीत हासिल की है। तो ये तो साफ है दोस्तों कि जिन मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अखिलेश की न सिर्फ नाक ऊंची की है दोस्तों, बल्कि एक भारी पैमाने पर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें करहल से तोड़े अखिलेश यादव ने सारे रिकॉर्ड दी, सबसे भारी बहुमत से जीत हासिल की है। आपको बता दोस्तों करहल सीट से जब सुबह सुबह गिनती शुरू हुई तो गोदी मीडिया कह रही थी कि क्या अखिलेश यादव को झटका लगने वाला है करहल से, क्या अखिलेश यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ेगा, उनके ही लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन दोस्तों आप समझिए करहल से न सिर्फ अखिलेश यादव ने जीत हासिल की बल्कि उन सारे दिग्गजों के मुंह बंद कर दिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और ये कारण है दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि करहल में अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। हालांकि करहल वो जगह है दोस्तों जहां से सबने अपनी राजनीति की शुरुआत की है मुलायम परिवार ने, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाचा शिवपाल हो, अखिलेश यादव हो, और यही कारण है जो यादव लैंड हमेशा उनके साथ रहा है और दोस्तों आगे भी शायद रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से करहल में अखिलेश की जबरदस्त बम्पर जीत हुई है, ऐसे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता तो दोस्तों चाहती थी कि अखिलेश की सरकार आए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। मैं इसको चूक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दोस्तों धांधली तो हुई है। हालांकि हम ये मानते हैं कि इतनी ज्यादा धांधली वोटों में बहुत कमी से होती है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से
ये प्रत्याशी जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। हो सकता है कुछ चेहरे ऐसे भी थे दोस्तों अखिलेश की पार्टी में जो जीत दर्ज नहीं कर पाए, कुछ ऐसे थे जिन्होंने जीत दर्ज कर ली। लेकिन एक का बात तो है दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी का सपना तोड़ दिया, बीजेपी का सपना अधूरा रहेगा। जो बीजेपी ये डींगे आंक रही थी कि इस बार 300 के पार उनका सपना अधूरा रहेगा। सोचिए किस किस ने कहा था, नरेंद्र मोदी अब की बार 300 पार, गृह मंत्री अमित शाह अब की बार 300 पार, योगी आदित्यनाथ अब की बार 300 पार। ये सब लोग बड़े नेता जितने भी थे दोस्तों 300 पार का नारा लगा रहे थे। लेकिन अफसोस ये है दोस्तों कि वाकई में अखिलेश यादव का वोट बैंक शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। जिस बीजेपी ने पिछली बार 300 से भी ऊपर की जीत हासिल की थी दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि जाटलैंड का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और जाटलैंड ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। खास करके मुसलमान और जाटलैंड की जो मिलाव था उसने बीजेपी की सीटें चुरा ली हैं और एक तरीके से ये कहते थे उड़ा लिए, कोको ले गई। जी हाँ, और यही बात है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि 300 का आंकड़ा अखिलेश ने पार नहीं होने दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब ममता बनर्जी ने फिर से रागा वही रप्पा, फिर से एक बार दीदी की हुंकार, बोले विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, तीसरे फ्रंट की तैयारी करना ही पड़ेगी। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी मोदी सरकार की जीत से काफी परेशान है। दीदी का सीधा मानना है कि देश बर्बाद हो रहा है, देश में सांप्रदायिकता नफरत फैलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नफरत सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान इसको अगर हम एक तरफ रख भी दें तो अब दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई चीज चालू की है, वो ये है कि राज्यों की सरकारों को परेशान करना, उनके ऊपर ईडी के छापे पड़वाना, सीबीआई बिठाना, एनआई बिठाना। और ये दोस्तों बीजेपी ने अब करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए अगला टारगेट बीजेपी का महाराष्ट्र है। वो जानबूझकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रही है और यही कारण है दोस्तों जो महाराष्ट्र में लगातार लोगों के ऊपर छापे पड़ रहा है, एनआई के छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये भूल गई है कि शिवसेना उनसे भी बड़ी भक्त मानी जाती है। जी हाँ, हिंदुत्व का दिखावा करते हैं लोग, लेकिन शिवसेना इनसे भी बड़ी हिंदूवादी है और शिवसेना से इसीलिए बीजेपी उलझने में काफी ज्यादा डरती है। लेकिन हालांकि उलझ तो रही है, लेकिन ये बात साफ है दोस्तों कि शिवसेना भारी पड़ रही है बीजेपी के ऊपर। इसलिए भी दोस्तों कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो ज्यादातर पढ़ी लिखी है। महाराष्ट्र की जनता में आप देखोगे आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हिंदू मुसलमान करेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों जो महाराष्ट्र में एक अलग ही सोच के साथ चलते हैं। और यही कारण है जो बीजेपी महाराष्ट्र में कभी अपनी सरकार बना नहीं पाती है। आपको बता दें एक बार जब बनी थी सरकार तब भी जो यहाँ पर गठबंधन में ही बनी थी। हालांकि उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कर जो है यहाँ पर शिवसेना को ही खत्म करना शुरू कर दिया दीमक की तरह। जब शिवसेना को इस बात की भनक पड़ी कि दरअसल अब जो है उद्धव को नहीं बल्कि जो है यहाँ पर दोस्तों गडकरी को बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री, तो इसीलिए शिवसेना अलग हो गई थी बीजेपी से और उन्होंने अपनी सरकार फडणवीस की वजह से अलग से बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पल्लवी पटेल की जीत हजम क्यों नहीं हो रही है बीजेपी वालों को, आखिर क्या केशव प्रसाद मौर्य का पट्टा अब कटने वाला है। दरअसल दोस्तों जो केशव प्रसाद मौर्य बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तुम्हें भी लटकाएंगे, तुम्हें भी ये करेंगे, वो केशव प्रसाद मौर्य दोस्तों बुरी तरीके से हार गया और वो केशव प्रसाद मौर्य की जबरदस्त तरीके से किरकिरी भी हुई। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हंगामा भी किया, लेकिन उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य का कुछ हो नहीं पाया। पल्लवी पटेल ने न सिर्फ दोस्तों 7,000 वोटों से हरा दिया बल्कि केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कैरियर पर अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या अब भी दोस्तों बीजेपी डिप्टी सीएम के पद पर केशव प्रसाद मौर्य को ही बिठाएगी। क्या डिप्टी सीएम के पद पर दोस्तों अब भी केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा है केशव प्रसाद मौर्य को, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी के मंत्रिमंडल ने अब केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पर पद मिलने वाला है। आप देख लेना दोस्तों अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बीजेपी यूपी में, उसमें दोस्तों लगता है केशव प्रसाद मौर्य का पत्ता जो है वो कट जाएगा। और पत्ता कटने का सबसे बड़ा रीजन आपको पता है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट तक नहीं बचा पाए तो बीजेपी के लिए अब किस काम के। और यकीन मानिए बीजेपी ने अंदर ही अंदर चाल चली है अपने उन मंत्रियों को हटाने की जो कि अब उनके लिए किसी काम के नहीं रहा है। बीजेपी को सिर्फ एक चीज आती है दोस्तों, यूज करो और फेंको। जी
किया, और अब वो यही काम देख लेना आप केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी होगा। कई बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। जो लोग अपना छाती पीटते फिरते हैं, हिंदू मुसलमान करते फिरते हैं, उनको ही पार्टी उठाकर बाहर फेंक देगी, और ये बात आज नहीं तो कल होना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कांग्रेस ने बुला ली आपात बैठक, आपातकाल मीटिंग बुला ली है कांग्रेस ने। आखिरकार क्या होने वाला है इस मीटिंग में, चलिए बताते हैं दोस्तों। दरअसल कांग्रेस ने अब अपनी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में दोस्तों सभी कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, जितने भी अध्यक्ष है, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी को बुलाया गया है। आपको बता दें पार्टी के कर्ता धर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में रहेंगे। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो 5 राज्यों में जो हार हुई है भी कांग्रेस की, उसको लेकर अब मंथन किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों पार्टी को अब एक नया गठन करना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस से दोस्तों आम जनता की काफी उम्मीदें होती हैं। जब कोई वोट देता है तो वो ये सोचता है कि कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं, कांग्रेस हमारे लिए अच्छा काम करेगी और बीजेपी से भी बचाएगी, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को निकालो, कभी मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी दलित समाज के ऊपर हमले हो रहा है, रेप हो रहे हैं, इन तरीके की चीज़ों से बचने के लिए लोग कांग्रेस को वोट देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों 2024 में कोई और विकल्प तो होगा नहीं किसी के पास, उस वक्त लोग कांग्रेस को ही चुनेंगे बीजेपी को छोड़कर। और दोस्तों कांग्रेस को अगर लोकसभा चुनाव जीतना है, सच में अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, तो उसको दोस्तों बाहर के चेहरे लाना होंगे। अब राहुल गांधी और ये समझ लीजिए दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है कि ये तो भैया घर के ही हैं, घर के ही लोग पार्टी को चला रहे हैं। और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ही है दोस्तों कि ये तो मुसलमानों का साथ देते हैं, ये तो जो है यहाँ पर घर की ही पार्टी है। अगर राहुल गांधी को अपनी इमेज सुधारना है अपनी पार्टी की, तो उन्हें दोस्तों पूरी तरीके से पार्टी के डिसीजन किसी एक ऐसे अध्यक्ष को सौंपना होंगे। पहले तो एक अध्यक्ष बनाना होगा, एक अपनी पार्टी का एक ऐसा अध्यक्ष दोस्तों जो पूरी पार्टी का फैसला ले सके। मैं मानता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने कह सकते हैं राहुल गांधी ने जो अध्यक्ष का चुनाव है वो बहुत ही गलत किया ना चुनकर, क्योंकि राहुल गांधी से काफी समय से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को चुना जाए, लेकिन राहुल गांधी किसी अध्यक्ष को चुनने का काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने 2017 में जब उनकी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, तब अपना इस्तीफा दे दिया था दोस्तों ये कहकर कि अब वो पार्टी का कार्यभार नहीं संभालेंगे, वो इसके लायक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी ये भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर कर उनकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस की इमेज को, और वो हो भी गया है। चाहे वो बीजेपी की आईटी सेल हो, सोशल मीडिया पर हो, हर जगह मोदी ने राहुल गांधी को इमेज बिगाड़ने के लिए पूरा काम किया और वो हुआ भी। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ज़रूरत है, पूरी कांग्रेस को ज़रूरत है कि वो एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करे जो ना सिर्फ मोदी सरकार को टक्कर दे सके बल्कि पार्टी के लिए अच्छे फैसले ले चुके। अगर दोस्तों बाय चांस प्रशांत किशोर को कांग्रेस चुन लेती तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक अच्छा डिसीजन तो लेते ही, लेकिन दोस्तों वो एक रणनीतिकार है, उनका दिमाग चारों तरफ चलता है, वो कांग्रेस को जीत ज़रूर दिला सकते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को हायर करना चाहिए कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसे भी दबाएं।